हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और कई क्लासेज हम देख चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है। जानते हैं इसके पहले थर्ड पेपर स्टडी कर रहे थे जो कि जून 2013 का है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ना है, जैसे थंबनेल भी देखे होंगे कि ये सेकेंड पार्ट है। आगे हम लोग कंटिन्यू करना है। 37 क्वेश्चन हम लोग इसके पिछली क्लास में देख चुके हैं, हम लोग को उसके आगे कवर करना है। राइट, मैं अलग अलग इसलिए क्लास ले रहा हूँ ताकि आप लोग की बोरिंग ना हो, आराम से एंजॉय करते हुए देख भी लीजिए। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, क्या आता है, क्या हमको आ रहा है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी रहे, क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, पढ़ाई में बहुत सीरियस मत होइए। बस ये रहे कि जब पढ़िए तभी सीरियस होइए। 24 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं 1 घंटा सीरियस रहिए, 2 घंटा पढ़ रहे हैं 2 घंटा सीरियस रहिए, बस उतना पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए। ओके, तो चलते हैं क्लास, देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जानते हैं कब का है पेपर, जून 2013 का थर्ड पेपर का सेकेंड पार्ट है। ओके, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इससे पहले क्लास आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोट्स जो भी नीचे दिए गए हैं, इस कौन सही है कौन गलत, ये देखना है। ए फर्म्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंपोनेंट ऑफ इट्स मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। तो जो मार्केट के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है, कंपोनेंट है, हो ही सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स एट द मेजरमेंट ऑफ द मार्केट पोटेंशियल एंड द एनालिसिस ऑफ द मार्केट शेयर। ये सही है कि मोस्ट ऑफ कंपनी जो मेजर करती हैं मार्केट का, शेयर का एनालिसिस करती हैं। राइट, नेक्स्ट है, सर्वे रिसर्च इज सेल्डम यूज फॉर स्टडिंग कंज्यूमर परसेप्शन एंड एटीट्यूड। सर्वे रिसर्च कभी कभार, सेल्डम इसका होता है, ऐसे समझिए कभी कभी। ओके, कभी कभी, कदाचित, तो ऐसा नहीं है। परसेप्शन और एटीट्यूड के लिए यहाँ देखिए ये शब्द ना होता सही हो जाता, लेकिन सर्वे रिसर्च लगभग मोस्ट लाइकली यूज किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इज रिलेवेंट टू स्टडी कंज्यूमर पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स कि जो प्रोडक्ट लिया गया, क्या उस प्रोडक्ट के लिए वो खुश है कि नहीं, जो जिस कारण से वो कोई भी व्यक्ति गुड्स लिया या सर्विस लिया, क्या उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, इसको रिसर्च करने की प्रक्रिया को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। राइट, और ये पोस्ट परचेज मेथड्स है, जब आप परचेज कर लेंगे तब इस प्रक्रिया को प्रारंभ की जाती है। तो जो भी 2 और 4 ऑप्शन होगा उसका आप सही कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है, इन इंडिया, भारत में, ह्यूज प्राइसिंग प्रैक्टिसेज इन नॉट परमिसेबल। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो कि यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, ये अभ्यास में नहीं है या यूज नहीं होती है। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, नॉन प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं यूज की जाती है। राइट, देखिए एक एक लेके समझ लीजिए। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझिए, जियो। ओके, जियो। ओके, इसको अच्छा से देख लीजिए, जियो, क्योंकि सबसे पहले सस्ता लाया, उसके बाद महंगे कर दिए। राइट, हालांकि सबसे महंगा नहीं है आज भी, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि सबसे कम पहले प्राइस रखिए और फाइट करिए, दूसरे को जीने ही मत दीजिए। राइट, स्कीमिंग प्राइसिंग ये टेक्नोलॉजी के साथ होता है। जब टेक्नोलॉजिकल कोई जैसे मोबाइल आता है, कोई जैसे एप्पल के ले लीजिए फ़ोन, आईफोन, एप्पल का आईफोन ले लीजिए। ओके, देखिएगा जब आएगा सबसे महंगा होगा, लेकिन 4-6 महीने बाद वो सस्ता हो जाता है। तो इसका स्कीमिंग मीन्स कि पहले मलाई उतार लीजिए। जो लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट हैं, जो पैसे जिनके पास है, जो खरीद सकते हैं, लेटेस्ट हर साल मॉडल मोबाइल बदल सकते हैं, तो एप्पल वाले भी कहते हैं कि आप थोड़ा महंगा हमको दे दीजिए। और जो थोड़ा सा गरीब लोग हैं, थोड़ा सा बाद में लेने वाले लोग हैं, उनके लिए बाद में सस्ता थोड़ा कर देंगे, वो लोग भी परचेज कर सकते हैं। तो दोनों लोग का मोटिव पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, प्रेडेटरी प्राइस। और प्रेडेटरी प्राइस में क्या होता है कि शिकारी
प्रेडेटरी में शिकार करना, कि आप घेर करके, जिसने होता है घेर कर से कोई शिकार करते हैं, तो ये नहीं है यहाँ पर कि किसी को बर्बाद करने के लिए ही 10 लोग मिलकर इतना सस्ता कर दिए कि बेचारा टिक ही नहीं पाया कंपटीशन में। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि द कंपटीशन एक्ट 2002 में बताया गया है कि अगर कोई मार्केट में कंपटीशन समाप्त कर रहा है तो वह समझिए कि लॉ फुल एक्टिविटी नहीं है, उस पर पनिशमेंट किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, राइट, गवर्नमेंट को भी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा मिलती है, कस्टमर को प्रॉफिट होता है, इसलिए ये चीज़ें जरूरी हैं। ओके कि कंपटीशन मार्केट में बना रहे, कंपटीशन नहीं रहेगा तो जो एक प्रोडक्ट होगा चाहे जैसे सेल करें। ओके नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिंग कॉस्ट? सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल चेन स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है ऑपरेट करना, कि आप डिपार्टमेंट खोल कर रखे हैं अलग अलग तो उसको कॉस्ट ज़्यादा लगना है, राइट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द करेक्ट स्टेट अल्टरनेटिव्स कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखा जाएगा कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, द प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ्टन टर्न्स आउट टू बी कॉस्टली। द प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ्टन टर्न आउट टू कॉस्टली, ज़्यादा प्रोडक्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। ओके नेक्स्ट है, सही है, व्हेन कस्टमर बिलोंग्स टू डिफरेंट यूजर ग्रुप्स विथ डिस्टिंक्ट बाइंग प्रेफरेंस एंड प्रैक्टिसेस, ए मार्केट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल। यह भी सही है, जो भी ग्रुप्स आते हैं प्रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, मार्केट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉट सुटेबल हो जाते हैं, तो ये बाजार के लिए उपयुक्त नहीं होता। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हैज द क्लोजेस्ट इंटरफेस विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। तो क्लोजेस्ट नहीं होता है, राइट, कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एकदम क्लोज है, राइट, ये एक उसका पार्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सबसे मेरा फेवरेट है। ओके देखिए 2-3 सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, फिर स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च वाला चीज़, ये मतलब कि आप कभी पूछ सकते हैं। ओके और चीज़ें क्या है कि थोड़ी सी कम पढ़ाया हूँ, कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। जो पढ़ाए हैं, जैसे मान लीजिए कि डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल क्या है, गॉर्डन का मॉडल है। ओके तो गॉर्डन जहाँ भी होंगे सही। नेक्स्ट है, डिविडेंड पॉलिसी हैज ए बियरिंग ऑन द शेयर वैल्यूएशन, डिविडेंड पॉलिसी हैज बियर करती है शेयर वैल्यूएशन की। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक मार्केट प्लेसेस मोर वेट ऑन द डिविडेंड देन रिटेन अर्निंग। तो स्टॉक मार्केट में जो वेट दिया जाता है डिविडेंड को ज़्यादा, डिविडेंड पे आउट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। इरेलीवेंट कौन सी हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का थर्ड, डिविडेंड पॉलिसी हैज बीइंग द शेयर वैल्यूएशन। ओके नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड, स्टॉक मार्केट प्लेस मोर वेट ऑन द डिविडेंड देन रिटेन अर्निंग। तो ये क्या है, ये ज़्यादा वेट देता है डिविडेंड पर, राइट, और डिविडेंड पे आउट इज इरेलीवेंट, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, इरेलीवेंट अप्रोच है। ओके तो यहाँ पर इरेलीवेंट शब्द आया तो समझ लीजिए मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच को इरेलीवेंट अप्रोच कहा जाता है, और यहाँ पर हो जाता है रिलेवेंट, आई मान लीजिए हट जाता है, सपोज दैट ये आई हट जाता है, तो क्या होता, इस पर ये भी हो सकते थे, इस पर ये भी हो सकते थे, क्योंकि ये दोनों लोग रिलेवेंट मानते हैं, रिलेवेंट मीन्स मानते हैं कि जो डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड है, वो फर्म की वैल्यू को प्रभावित करता है, दिया ना, वैल्यू ऑफ द फर्म प्रभावित करता है। जबकि मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल मानता है कि डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड जो देते हैं वो फर्म की वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जितना आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी के हिसाब से आपकी प्राइस गिर जाएगी, राइट। है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग स्टार्टिंग स्टेज ऑफ जनरली नॉट टू डन थ्रू किसके, डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर कंडीशन। तो यहाँ का वेंचर कैपिटल डीप डिस्काउंट बॉन्ड से नॉट थ्रू, डीप डिस्काउंट बॉन्ड नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है लेसर ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ एन एसेट टू द एलएसी। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं तो और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए लेसर ट्रांसफर टू ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ एन एसेट ऑफ द एलएसी। देखिए लेसर क्या है, जो दे रहा है, कोई पट्टे पर कोई चीज़ दे रहा है, और लेसी क्या है, जो पट्टे पर ले रहा है। तो समझिए पहली बात तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब कोई भी ट्रांसफर करता है तो सब कुछ दे देता है, तो इसको क्या कहता है,
all asset to financing lease, right? Next है lessor transfer the assets to the loss lessee but bear the cost of maintenance, ये ऑपरेटिंग लेसेस है, राइट? ये ऑपरेटिंग करेंगे. द ओनर ऑफ द एसेट सेल इट द लेसर व्हिच एंड टर्न लेस द बैक टू द ओनर. ये क्या? इनडायरेक्ट लेसीज. और ये लेसीज ओनर्स इक्वायर द एसेट्स दैट आर लीज्ड टू द गिवन लेसीज, ये डायरेक्ट लेसीज हो जाएगा. ओके, तो इसको ध्यान रख रहिए. नेक्स्ट है फुल डिटेल्स फॉर द इशू ऑफ एडीआर. एडीआर मीन्स अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स. ओके, ये किस लिए होता है? जब कोई इंडियन कंपनी चाहती है कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर से रिसिप्ट ले तो ये एडीआर इशू करती है, राइट? एडीआर और जेडीआर भी होता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर कोई डिटेल्स, जैसे मान लीजिए एडीआर कोई इशू कर रहा है, मान रिलायंस ही चाहती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जा करके कुछ रिसिप्ट लें, लोन ले लें या कुछ भी सिक्योरिटीज इशू कर दें ताकि हमको पैसे मिल पाए. तो पूछा जा रहा है कि एक कंपनी मस्ट बी फर्निश्ड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर. 30 दिन के अंदर में आपको किसको बताना होता है कि हमने एडीआर इशू कर दिया है? ये आरबीआई को बताना होता है. ओके, इस बात है कि सिक्योरिटी बोर्ड आप इसे रहे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये पहले ही रहेगा, ये इशू करने से पहले इन्वॉल्व रहेगा से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. लेकिन ये 30 दिन बाद जब इशू कर देंगे तो बताएंगे. क्यों बताएंगे? एक्सचेंज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पैसा फॉरेन तरीके से आएगा तो इसको पता होना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है, राइट? इसलिए किया गया है. नेक्स्ट द डिग्री ऑफ which the returns of two securities change together is reflect by. तो यदि डिग्री ऑफ which return to two securities change together क्या है? ये क्या है? कोवेरियंस. तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? टू सिक्योरिटी वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस में कोवेरियंस एनालिसिस किया जाता है. तो दो कंपनी है तो उसकी हम, और बीटा क्या है? रिस्क कैलकुलेट करने के लिए होता है, राइट? नेक्स्ट क्या है? The transfer by a company of one or more of its business division to another newly set up company is called. तो क्या है? यदि कोई ट्रांसफर बाय ए कंपनी ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेट अप कंपनी इज कॉल्ड. क्या है? इसको डीमर्जर कहा जाता है, राइट? कोई न्यू कंपनी और उसको अपने को या दूसरे को पूरी कंपनी या कई कंपनी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, दैट इज डिमर्ज करना है दूसरे में, राइट? नेक्स्ट, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन कौन से प्रभावित करते हैं? ओके, तो ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? मार्केट कंडीशन, प्रोडक्शन पॉलिसी, फर्म गुडविल, सप्लाई कंडीशन. तो कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. ओके, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, सिक्स हो जाएगा 49. एक्चुअली में ये क्या होगा? सब हो जाएगा. ओके, बट सब नहीं दिया है तो आप इसको ले सकते हैं. ओके, 1 सेकेंड एंड फोर्थ को, 1 3 4, राइट? लेकिन होगा सब. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ओल्ड एंड मॉडर्न टेक्निक्स है, जैसे 36 डिग्री, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. ग्राफिक रेटिंग ये नहीं है, मैनेजमेंट ये होता है, फोर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं होता है, बिहेवियरल रैंकिंग ये भी होता है. ओके, तो ये दो चीज़ों का आप लोग हटा दीजिएगा. ये क्या है? ओल्ड वाले हैं, ये नए हैं. 360 डिग्रीज तो बस समझ लीजिए, और चीज़ें जान रहे हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पीटर बेटर रखकर का. फोर डिस्ट्रीब्यूशन जिससे बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल बार्स आप जानते ही हैं. 360 डिग्रीज में ऐसे समझिए, सिंपल सा है. आप एम्प्लॉई हैं, ओके, आपका अप्रेजल होना है तो ऐसे समझिए, आपसे ऊपर कौन है? सुपीरियर जो भी होंगे, राइट? आपके साथ कौन है? कलीग्स. ओके, सहकर्मी जो साथ काम करते हैं. ओके,
आपसे नीचे कौन है? सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स, ओके। और आप सेल्फ, ओके। ये चारों मिलाकर के 90 डिग्रीज के होते हैं, डिग्रीज 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, और यही मिलाकर के 360 डिग्रीज कहा जाता है। इस सब का अपने से बड़े लोगों का अप्रेजल, उनका रिस्पांस देखा जाएगा, अपने से सबऑर्डिनेट से उनका रिस्पांस देखा जाएगा, आप स्वयं रिस्पांस क्या दे रहे हैं, और आप सहकर्मी के द्वारा आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो क्या रिस्पांस दे रहे हैं, ओके। तो उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following principles serves as a warning to organization not to take the selection and promotion process lightly? तो ये किसका है? ये है पीटर प्रिंसिपल, ओके। पीटर का प्रिंसिपल है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आप नियुक्ति कर रहे हैं उसको एक मतलब कि टेकन ग्रांटेड मत लीजिए, और आपको एक यहाँ पर और डिक्लेरेशन करने वाला हूँ कि आज समाज में करप्शन का मुख्य रीजन क्या है। उसका सर्व प्रमुख, देखिए रीजन तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन सर्व प्रमुख रीजन ये है कि एलिजिबल व्यक्ति को उसके अनुसार पोस्ट न मिलना। क्योंकि जब अनएलिजिबल पर्सन को नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू जानता नहीं है, नॉलेज है नहीं, तो गलती कर ही देगा। जैसे मान लीजिए कोई रूल ना जानता हो तो हजारों गलती कर देगा। जैसे आप देख लीजिए कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति का अच्छा भाषण देखे हैं कभी? कभी नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्या वो बोल नहीं सकता है? क्या वो कुछ कह नहीं सकता? जैसे आप कभी सेमिनार में जाइए, वहाँ पर तो वाइस चांसलर, प्रोफेसर सब आ रहे हैं, लेकिन लच्छेदार भाषण नहीं देखेंगे कभी। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति या जो कम पढ़ा लिखा है वो बहुत लच्छेदार भाषण बोलेगा, आपको मोहित कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं है कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ये आपको समाज में दिखेगा। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो समाज जैसा होता है उसी को एक्सेप्ट करता है। पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिखों को एक्सेप्ट करेंगे, अनपढ़ जो ज़्यादा बोल रहा है उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा बोल रहा है। क्योंकि एक और कहावत कही जाती है, यदि आप अनपढ़ से बात कर रहे हैं तो हमेशा चाहता है अपने स्तर पर बात करना लाकर, इसलिए देखिए झगड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा लेवल क्या है उस पर बात करिए, जबकि और लोग क्या चाहते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लेवल पर आके बात करिए। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख रही है, ओके। तो करप्शन तो इस तरह से ज़्यादा ही चल रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, according to Descartes, moral has 4 dimensions: job satisfaction with the wage and promotion opportunity, identify with company, pride in the work group, top management support। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन Descartes moral has 4 dimensions कौन कौन से हैं, ओके। इस पर क्या है 1 2 3 4, ये टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, राइट। 1 2 3 4 कौन है? 1 2 3 4, ये राइट। नेक्स्ट, HRM is viewed as a management process considering 4 functional activities। तो कौन कौन से 4 functional एक्टिविटी होती हैं? जैसे एक्विजिशन है, मोटिवेशन है, डेवलपमेंट है, रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, मेंटेनेंस है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं है, इसका काम फंक्शनल नहीं है, ये जब आएगा तभी आता है, राइट। देखिए नेक्स्ट है ऑक्टोपस, क्या है? ऑक्टोपस का फुल फॉर्म क्या है? ओपननेस, कन्फर्मेशन, ट्रस्ट, अथॉरिटी, प्रोएक्शन एंड कोलैबोरेशन। इसको ध्यान रख लीजिए, आपको ऑक्टोपस पूछा जाए तो क्या होता है, इस बात को याद रख लीजिए। टेक्निक ऑफ ट्रांजेक्शन एनालिसिस क्या है? एरिक बर्न के द्वारा है, एरिक बर्न, ओके। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रमुख हैं। ट्रांजेक्शन एनालिसिस आप पढ़े होंगे, उसको उन्हीं के द्वारा दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है, which one of the following methods is not a demand forecasting method of human resource planning? कौन सा ह्यूमन मैनेजमेंट की फोरकास्ट करने की योजना बनाने की कितना हमको ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है, कौन सी नहीं है? मैनेजरियल ग्रिड, ओके।
मैनेज ग्रिड इसका टूल्स नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनल बैंकिंग इंक्लूड्स क्या है, विथड्रॉ ऑफ द कैश एनीवेयर इन इंडिया। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कहीं भी, देखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर एसेट्स पर सही है, ट्रांसफर ऑफ द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट सही है, बैलेंस इक्विटी इक्वायरी सही है, सब है, लेकिन विथड्रॉ कैश कहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटीएम होगा तभी तो कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि जो हम चाहें कैश निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट है which among the following is not a category of non performing assets। तो कौन सी है, डिवेल्यूटेड एसेट्स नहीं होती है। ये तीन प्रकार की एसेट्स होती हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एनपीए कब होता है, जब या प्रिंसिपल अमाउंट या लोन का जो इंटरेस्ट है वो 90 डेज तक ना मिले तो समझिए कि एनपीए हो गया। ओके, स्टैंडर्ड एसेट्स कब होगा, जब 12 महीने तक न मिले। डाउटफुल कब हो जाएगा, 12 महीने तो लगभग चीज़ें हो जाए, 12 महीने और हो जाए। और लॉस एसेट्स में मान ली जाए कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट है व्हेन ए लोन विल बी एनपीए। एनपीए कब होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंस्टॉलमेंट ओवर मोर देन 90 डेज, अकाउंटिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बिल पेमेंट ओवर मोर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 90 डेज इंपॉर्टेंट है, 90 डेज से चाहे बिल हो चाहे ऑर्डर हो कुछ भी हो, 90 डेज से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एनपीए माना जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स कि अब उससे हम अर्निंग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, राइट। बैंक जानते अर्निंग के लिए है और कोई लोन नहीं दे रहा है तो सोचिए कि क्या उससे अब इनकम हो रही है गवर्नमेंट को या सॉरी बैंक को, नहीं हो रही, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट इज नॉट ए प्राइमरली वन आर रूरल क्रेडिट, इट मे बी सेड टू बी एन रूरल माइंडसेट क्रेडिट। यहाँ बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण साख है या ऋणग्रस्तता है वह ग्रस्तता तो है लेकिन एक मेंटली भी है, तो सही बात है, कुछ मानसिक भी है कि नहीं हमको गांव में ही रहना है या गांव के लोगों से ही हमको उधार मिल जाएगा, हम बैंक क्यों जाएं, हम कम रेट में, जो कि गाँव में जानते हैं ऋणग्रस्तता ज़्यादा है, शोषण ज़्यादा है लेंडर के द्वारा, तो लेकिन लोग आसपास ही इकट्ठा करते हैं, तो ये माइंडसेट है आज भी। नेक्स्ट द इंडियन इकोनॉमी हैज येट टू कम आउट ऑफ रूरल मेंटलिटी। यहाँ पर क्या इंडियन इकोनॉमी मेंटली रूप से ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ऐसा नहीं है, तो ये रीजन गलत हो जाएगा। ये सेक्शन सही है, दैट इज रीजन इज गलत। नेक्स्ट क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, चेक फंक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है, सेवरल वाले हो जाएगा, यहाँ सॉरी इसका क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड का सेवरल, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन रिकवरी अमाउंट, इलेक्ट्रॉनिक पर्स का रिमूवल क्रेडिट, रिवॉल्विंग और चेक फंक्शन का इमेज प्रोसेसिंग यूज। ओके, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। डेबिट कार्ड सेवरल स्टोरेज है, डेबिट कार्ड में जानते हैं स्टोरेज कर सकते हैं, राइट। द इंडियन इकोनॉमी कुड सर्वाइव इन द रिसेंट ग्लोबल रिसेशन ड्यू टू इट स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। तो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम के कारण इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव कर पाई। द इंडियन इकोनॉमी कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, तो भी सही लेकिन रीजन गलत नहीं है, रीजन मतलब इस कारण से हम रिवाइव नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या है, जैसे ऐसे समझिए इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव की रिसेंट जो 2008 का आया था रिसेशन, उसकी बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, तो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम था इसलिए हमने इसको रिकवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है कि द इंडियन इकोनॉमी कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी निश्चित रूप से इंडिया में है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्लैक मनी के कारण ही ऐसा नहीं हुआ था हम सर्वाइव कर पाए या हम रिकवर कर पाए, राइट। इसलिए ये दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ओके, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव सेट अप प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। ओके, 1992 या 1991 के बाद जो स्टार्ट हुआ, निश्चित रूप से वो स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया हैव नॉट एडहर्ड टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट जो बैंक थे वह जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं था, तो इसलिए ये रीजन गलत हो चला है, राइट। तो ए सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब है, 1944 में। जनरल एग्रीमेंट टेरिटरीज 1947 में। एकरा कब हो जाएगा, एकरा एक घाना में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी बात की जाए तो टेरिटरी में। अंकटाड कब जो है 1964 में। तो ये सिंपल है, आप मैच करा सकते हैं।
ब्रिटेन वुड्स से ही जानते हैं कि आई वर्ल्ड बैंक की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, द फोर्सेस दैट lend momentum to the process of globalization have been identified by Michael Porter, including the following. तो माइकल पोर्टर के द्वारा जो ग्लोबलाइजेशन के लिए फैक्टर्स थे वो कौन कौन से दिए गए थे? फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट सही है, टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन ये भी सही है, डिक्रीजिंग रिलीजियस कमांड, इथिकल कंट्रोल, न्यू ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, एंड ऑफ द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार तो यहाँ और ये इतनी डिमांड ये नहीं है। तो 1 2 5 6 फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, न्यू ग्लोबल कंप्यूटर्स होंगे, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1990। ये माना गया है पोर्टर के द्वारा कि ये ग्लोबलाइजेशन के आइडेंटिफाई कारक हैं, राइट। नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सॉरी WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सब सब्सिडीज की बॉक्स बनाए गए हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स में क्या होता है कि सभी कुछ ब्लू, जैसे ग्रीन बॉक्स में क्या है, जैसे देखिए सब्सिडी इंक्लूड अमाउंट स्पेंड गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिसर्च, डिसीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये एकदम अलाउ है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको दे सकती है ग्रीन बॉक्स में। मीन्स जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी डाल दी गई तो वर्ल्ड के जो भारत है वो दे सकता है सब्सिडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे रिसर्च में, डिसीज को कंट्रोल करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, फर्दर सिक्योरिटी में। लेकिन ब्लू बॉक्स सब्सिडी में को केवल कुछ चीज़ें, जैसे इसके किस लिए, एग्रीकल्चर के मेनली एग्रीकल्चर। देखिए सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट्स मेड फॉर फार्मर्स को टू लिमिट प्रोडक्शन आर सर्टेन गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को दी जा सकती है। इसका मतलब ब्लू बैग्स में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कौन कौन क्षेत्र में देंगे, जबकि ग्रीन बॉक्स में फ्री है, राइट। तो ये दोनों सही है, राइट। तो जो भी दोनों आप सही कर सकते हैं। मेजर इकोनॉमिक पावर have succeed in the creating a new industrial regime where the profits and the dominance of their transactional corporation will be the decisive consideration. The regime will legitimize the process of progressive erosion of the sovereign economic space of the third world countries. यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं क्या वो डोमिनेट कर पाए हैं अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी ग्लोबलाइजेशन से? तो सत्य बात है कि जो डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ये सब क्या किए हैं, बहुत मार्केट को एकदम कैप्चर कर लिए हैं, यही बताया जा रहा है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, थर्ड मीन्स अविकसित, ओके, अंडर डेवलप्ड, ओके। जैसे एक डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है। जैसे हम लोग डेवलपिंग वाले में, अमेरिका जैसे है डेवलप्ड है। अंडर मान लीजिए कि घाना, ये सब जो नीचे वाली कंट्री हैं, अफ्रीका की ज़्यादा कंट्रीज हैं, ये सब चीज़ें अंडर डेवलप में आती हैं। तो यहाँ बताया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है क्या उनका जो स्वतंत्रता है वो छीन जा रहा है? रियलिटी बात है, क्योंकि जब उनके पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं रहेगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वो लोग सॉवरेंटी नहीं रहेंगे। जो जहाँ जो प्रोडक्ट बेचना चाहता बेच सकता है, जो अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, तो उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे चल जा रही है इकोनॉमी के कारण। तो यह बताया जा रहा है कि सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही, राइट। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ पेमेंट परसिस्ट ए classified record of all received on accounts, goods, exports, service rendered, capital received by residents, and payment made by the on account of goods imported and services received from the capital transferred by residents or foreigners। सही बात है, जो भी गुड्स पेमेंट, सर्विस पेमेंट, सब कुछ होता है, फॉरेनर कितना दिए पैसा, सब कुछ मेंटेन किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करेक्ट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is a systematic record of all economic transaction between the resident of a country and द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनीशन है। तो इसको डिफिनीशन में रख सकते हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं और अन्य देश के शीर्ष नागरिक हैं, उनसे जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को बीओपी में लिखा जाता है। तो ये सत्य है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लाइटली एक्सप्लेन्ड, कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? एमोन करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक,
M2 M1 पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, M3 M1 टाइम डिपॉजिट आप पब्लिक विद बैंक्स, M4 M3 टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रखिए। M1 गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें RBI के पास जो पैसा है उसको भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए गलत है, राइट। M2 M1 सही है, M3 टाइम डिपॉजिट पब्लिक ये भी सही है, M4 भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए V में M1 नैरो मनी है, सत्य है ये, ओके। लेकिन M3 ब्रॉड मनी नहीं है, M4 है, ओके, M4 है, राइट। यहाँ समझ गए कि M1 नहीं M4 है, जिससे M1 और M4 ये नैरो मनी है और ये ब्रॉड मनी है। पहली बात यहाँ तक याद आ गया। दूसरा याद रखिए M1 M2 इसको नैरो मनी कहा जाता है, नैरो मनी, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, ओके, ब्रॉड मनी, पहली बात। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाते हैं तरलता कम होती चली जाती है, ओके, तरलता कम होगी, इस बात को ध्यान रखना है, राइट। रखिएगा कि जैसे पूछा जाए आपसे कभी क्वेश्चन में कि कौन सबसे ज़्यादा तरल है, तो M1, उसके बाद M2, जैसे तरलता के हिसाब से सबसे ज़्यादा तरल ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ओके, लिक्विडिटी के अनुसार। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप बता जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, इसे नॉन अवेलेबल हो जा रहा है क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, राइट। तो मैं सोचा कि कॉन्सेप्ट ही बता दूं क्योंकि अब ऑप्शन थोड़ी ही सही करने आए हैं। ऑप्शन तो आप लोग चाहेंगे तो आपको बुक्स मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं PDF मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को आंसर नहीं सही करना है ना, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट है डंपिंग के बारे में क्या है। डंपिंग मीन्स कि दूसरे देश में आप कोई भी गुड्स सेल कर, जैसे चाइना वाले हैं, चाइना वाले हमारे यहाँ लेकर सस्ता बेच देते हैं, जैसे झाला होंगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं बहुत सस्ता बेच दे रहे हैं, तो उसको डंपिंग कहा जाता है। तो उसी के बारे में पूछा जाता है डंपिंग क्या करता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री माइट बी अफेक्टेड एडवर्सली बाय ए डिक्लाइन ऑन सेल प्रॉफिट, सही है। इफ डंपिंग इज कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्गर पीरियड सर्वाइवल ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री मे बी थ्रेटेड। डंपिंग मे बी क्रिएटेड DOP प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री, इट फाइंड द मार्केट फॉर द इट्स सरप्लस प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, इफ फाइंड मार्केट फॉर द इट्स सरप्लस प्रोडक्शन, ये केवल 4 वाला सही है, ओके, क्योंकि ये पूछा जा रहा है नॉट, इसीलिए, राइट, ये सरप्लस के लिए नहीं होता है, ओके, इसलिए ये नॉट पूछा जा रहा है, इसलिए ये सही हो रहा है, और सब चीज़ें डंपिंग के रीजन में है, राइट। नेक्स्ट है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड विल कम टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 80G में 50% होता है, इस बात को ध्यान रखें, लेकिन अब नहीं होता है, अब 100% चला गया है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखें, लेकिन ऑप्शन तो यही सही होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सही होगा, ओके। नेक्स्ट है इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 to 9 लाख, अब टैक्स लायबिलिटी विल बी, टैक्स लायबिलिटी देखिए कैसे कैलकुलेट होती है, एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पुराने तो 2011-12 के तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उस समय रेट क्या है उस समय से क्या मतलब नहीं है। प्रेजेंट में जगह तो क्या करेंगे, प्रेजेंट में देखिए 2 लाख नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000 नील, ओके, 2,50,000 टू 5 लाख, तो कितना है 5% तो कितना हो जाएगा 12,500, 5 लाख टू 9 लाख कितना है 10%, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख का 10%, 40,000, जो आएगा वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे जो आएगा, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इसको हम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय कोई फायदा नहीं रेट जानने का, क्योंकि जब इस समय जो जरूरी है वो जानना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट आउट इन द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड कितना अनलिमिटेड टाइम, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आप अगर देखे होंगे तो रिपीट क्वेश्चन है, ओके। 4 ईयर्स में कौन होती है कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जो होती है 4 ईयर्स में होती है। 8 ईयर्स में क्या होती हैं
जैसे बिजनेस लॉस है, ओके, लॉस है, कैपिटल लॉस है, ओके, हाउस रेंट का लॉस है, ये तीनों लॉस 8 ईयर्स में जाते हैं, 8 ईयर ट्रांसफर होते हैं। सैलरी, अब जैसे सोचेंगे कि सैलरी हेड क्यों नहीं ले, तो सैलरी में कभी लॉस हो सकता है? आपने बताइए तो, सैलरी में कोई लॉस होगा? सैलरी में लॉस नहीं हो सकता है, ओके, तो इसलिए सैलरी का मैंने बात नहीं बताया। नेक्स्ट, if the book profit of a partnership for 1,10,000 remuneration initial working partners under section sensitive income tax act, तो मैक्सिमम कितना है? 1,50,000, इसको याद रखिएगा। 1,50,000 तक आप दे सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है, राइट। Which of the following expenses is inadmissible while computing income from other source? अदर सोर्स में कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एडमिसिबल, इनएडमिसिबल मीन्स एडमिसिबल नहीं है, नहीं है, ओके, नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट्स बारोड टू मीट टैक्स लायबिलिटी, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए टैक्स आपको 10,000 देना हो, ओके, और 10,000 आपके पास पैसा नहीं है, गए लोन ले लिए, ओके, और लोन ले पर इंटरेस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पर हमको डिडक्शन दिया जाए, क्योंकि बताया गया है कि लोन पर यदि इंटरेस्ट देते हैं तो डिडक्शन मिलता है, तो ये नहीं मिलेगा, इसीलिए पहला ही गलत हो जा रहा है। आगे देख लेते हैं। वैसे कलेक्शन चार्ज पेड टू द बैंकर्स टू एनी अदर्स पर्सन टू कलेक्ट इंटरेस्ट डिविडेंड, सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, सही है। डिप्रिसिएशन ऑन लेट आउट मशीन एंड प्लांट्स, ये सब सही है, ओके, ये गलत है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको कहीं से आप बैंक से लोन लेकर के चाहेंगे उस पर ले लें और इंटरेस्ट के भी डिडक्शंस भी ले लें, तो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया। आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव हो तो आप स्वेच्छा से आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशंस, ओके। निश्चित रूप से आगे उसको देखा जाएगा। अगर इसमें कोई रिफॉर्म चाहते हो, कोई करेक्शन चाहते हो, तो आपका विचार, ओपिनियन सादर स्वागत योग्य है। तो यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।